तक पढ़ लिया था? भैया दिलाओ मुझे, 2 क्लास हो गई अब। प्राइवेटाइजेशन पढ़ लिया था, है ना? अब आज हमें आना है ग्लोबलाइजेशन पे। तो ये ग्लोबलाइजेशन से आप लोग क्या मतलब समझते हैं भाई? यहां पे पढ़ने में ध्यान दे लें जो भी बैठे हैं। क्या मतलब समझते हैं बेटा ग्लोबलाइजेशन से? आजकल एक बड़ा नया वो चल रहा है नाम, ये इंटरनेशनल स्कूल, वो इंटरनेशनल स्कूल, अधिकतर स्कूलों के साथ इंटरनेशनल वर्ड जुड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्कूल एक से ज्यादा देशों में, है ना? लोग क्या करते हैं, कहीं किसी छोटी सी कंट्री में कोई एक छोटी सी ब्रांच कहीं खोल दी और भैया बन गए इंटरनेशनल स्कूल। अब गाजियाबाद में इंटरनेशनल स्कूलों की बाढ़ आ गई। सेम यही ग्लोबलाइजेशन है। जब कोई एक बिजनेस एक से ज्यादा कंट्री में हो तो हम कह देते हैं वो बिजनेस ग्लोबलाइज बिजनेस है। ठीक है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? एक तरीके से बिना किसी सीमाओं के पूरे विश्व को एक सिंगल मार्केट की तरह ट्रीट कर लेना। तो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है भाई। अब ये कैसे पहचाना जाए कि एक इंडस्ट्री या एक फर्म या एक बिजनेस ग्लोबलाइज है? तो बेसिकली हम ऐसे समझ लेते हैं कि जब एक से ज्यादा देशों में आपका व्यापार फैल जाए तो आप ग्लोबलाइज हो गए। ठीक है? जो ग्लोबलाइजेशन है, इट इज आउटकम ऑफ सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज दैट एम टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड टुवर्ड ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन किसका आउटकम है? लिबरलाइजेशन का। देखो, जब भारत सरकार लिबरलाइज होगी तभी तो, जब भारत सरकार लिबरलाइज होगी तभी तो क्या होगा, विदेशी जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां, वो सोचेंगी भारत में आके ट्रेड करने का, व्यापार करने का। आया ना? है ना? अब ग्लोबलाइजेशन से इंडियन इकोनॉमी पे क्या चेंजेस आए? चेंजेस मेड बाय ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। देखो, सबसे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर्ड ए स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ हाईली टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्री in which automatic permission will be available for foreign direct investment up to 51%। मतलब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज की लिस्ट बनाई गई है जहां पर हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वहां पर ऑलरेडी भारत सरकार परमिट करती है कि अगर कोई भी विदेशी कंपनी भारत के कंपनी के साथ मिलकर काम करती है तो 51% शेयर उसका भी पॉसिबल हो सकता है। सही है? अब 51% का नियम क्यों लिबरलाइज का पार्ट माना जाता है बेटा? जैसे मानो कि किसी भी कंपनी में जब डिसीजन होती है तो वो किससे होती है? वोटिंग से। अब वोटिंग में कौन सा डिसीजन लिया जाएगा? जिस डिसीजन के लिए 51% और मोर वोट मिलेंगी। तो 51% वोट एक तरीके से डिसीजन मेकिंग में पावर ले आती है, कंट्रोल लाती है। सही है? दूसरा, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर ए स्पेसिफाइड लिस्ट इन विच ऑटोमेटिक परमिशन विल बी अवेलेबल फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 51%। दूसरा, इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स automatic permission is provided in high priority industries up to a sum of ₹1 crore। छोड़ो इस पॉइंट को, ज्यादा नहीं करवा रहा, इसमें से क्वेश्चन कम आएगा। इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेशनल एडजस्टमेंट ऑफ इंडियन करेंसी, रुपी को हमने डिवैल्यूट किया
क्या करा, डिवैल्यूड किया नियर अबाउट 20%। इसके अलावा इन न्यू 5 year प्लान एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी was announced by government to establish the framework of globalization of Indian foreign trade। ये कुछ 2-3 पॉइंट लिख लो बस, ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थ्रेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हाँ जी, आपके हिसाब से ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं नुकसान है? फायदे हैं, जैसे क्या? सच बताना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है या उल्टा इंपोर्ट बढ़ रही है? तो ये तो नुकसान है ना, क्योंकि अमेरिका जैसे निकम्मे नीच देश क्या करते हैं, अपने ट्रेड को तो आ जाते हैं जी, हमारी संधि है, हमारा माल तुम अपने आप बिकने दोगे, पर जब हमारा माल अमेरिका में बेचने की बात आती है तो टैरिफ, हाई टैरिफ, अभी चल रहा है ना वो ट्रम्प का टैरिफ खेल, ये खेल शुरू कर देते हैं। तो भाई साहब एक्चुअल में तो ग्लोबलाइजेशन का फायदा केवल ये कुछ चुनिंदा बड़े देश ले जाते हैं, बाकी बेचारे डेवलपिंग नेशंस या छोटे देश तो इनके जाल में फंस जाते हैं और नुकसान में रहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं बहुत बड़ा, अमेरिका में एक कंपनी है, सेम वर्क में 2 पर्सन अपॉइंटेड है, एक इंडिया से करा रहे हैं काम और एक अपने वहां पे उसी काम को, अपने वहां वाले को 1 करोड़ दे रहे हैं तो यहाँ वाले को 20 लाख, एक्सप्लॉइटेशन भी करते हैं, कम लेबर प्रोवाइड करते हैं। और नुकसान सुनो, ये जो अमेरिका की कंपनियों से भारत के भले नुकसान से कोई मतलब है, फायदे से भारत के कोई मतलब है? तो ये तो केवल ये सोच के काम करते हैं इन्हें फायदा हो, भारत को चाहे कितना नुकसान हो, ये अपना फायदा सोचेंगे, भारत का नहीं। हाँ या ना, क्लियर है? तो इसके फायदे हैं नुकसान है? फायदे भी है। भारत में जब कंपनियां ही नहीं है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कम तनख्वाह से ही अगर विदेशी कंपनियां आके फैक्ट्री खोलती है, रोजगार दे रही है, विदेशी कंपनियां आती है तो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, हम उनके नौकरी करके टेक्नोलॉजी सीखते हैं और अपनी फैक्ट्री खोल लेते हैं। जब विदेशी कंपनी आके भारत में काम करती है तो जो भी प्रोडक्शन होता है जीडीपी में तो भारत की काउंट होता है, और यहां से माल जब बाहर जाता है तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। तो भैया हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक नुकसान एक फायदा। तो अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर सही है, आप कहते हो नुकसान है वो भी सही है, आप कहते हो फायदा वो भी सही है, बस आपको अपने आंसर के क्या देने पड़ेंगे, एप्रोप्रिएट रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अगर आप कहते हो ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं तो ये आंसर लिख देना। ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या होता है भाई, एक तो मार्केट बढ़ जाती है, ग्लोबल मार्केट। सपोज करो मैं बहुत छोटे से काम की बात कर रहा हूं भाई, मेरे तो मन में आ रही है वो काम करने की, गाय गोबर करती है, उसके उपले बनते हैं। भाई साहब आज के समय में भारतीय लोग अमेरिका, यूके, पता नहीं कौन कौन से देशों में बसे हुए हैं जो हिंदू हैं, नवरात्रि तो बनाते ही हैं। भाई साहब नवरात्रों में इन उपलों की एक्सपोर्ट फ्री कर देते हैं ये लोग कि उससे ही कमा लेते हैं बहुत अच्छे पैसे। आप देखना भी नवरात्रि आएंगे, काउ डंग केक हर प्लेटफॉर्म पे मिलेगा आपको, अमेजोन क्या, मीशो क्या, फ्लिपकार्ट क्या, या विदेशी प्लेटफॉर्म क्या, सब पर। तो भाई मार्केट बड़ी होगी हमारी, है ना, मार्केट बढ़ जाती है। अब मार्केट का दायरा सीमित नहीं रह जाता। दूसरा, एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है। अब जैसे सैमसंग ने अपनी फैक्ट्री खोली है, अरे सारे मजदूर या जो इंजीनियर है सारे सैमसंग वहां से लाई है क्या, कोरिया से, या उसमें इंडियन है, वो इंडियन ही है ना। तो टेक्नोलॉजी सैमसंग की काम करते करते वो भी सीख रहे हैं। कल भगवान ने चाहा किसी का, भारत सरकार ने हाथ पकड़ा, अपनी फैक्ट्री खोल देगा, उसी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है। हाँ या ना, ठीक है ना। बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग नेशंस टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर इन इंटरनेशनल एरिया। अब टाटा है, रिलायंस है, अडानी की कंपनी है, जो भी है भैया, ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे ग्रोथ करेंगे तो और भारत को फायदा पहुंचाएंगे। हाँ या ना। सबसे बड़ी बात, जो स्किल्ड पर्सन है उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, उनकी अर्निंग बढ़ती है। क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं एक इंजीनियर हूं, अब मुझे एक छोटी फैक्ट्री जो इंडिया की है उसमें काम करना पड़ेगा, सैमसंग एप्पल में,
तो भैया तनख्वाह में भी तो फर्क है। ये फायदे हैं, पर सब कुछ फायदा नहीं है, कुछ नुकसान भी है। क्या है? कुछ नुकसान भी है। तो हम नुकसान देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहला नुकसान, benefit of globalization is accrued more to developed countries as they are able to expand their market in other countries. अब एक एग्जांपल देता हूं, कोक, पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक है, कहां के हैं? कहां के हैं? अमेरिका की कंपनी है। भारत में बेच रही है, पाकिस्तान में बेच रही है, हर देश में बेच रही है। क्या भारत के अंदर की कोई कंपनी नहीं है जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है? कौन सी? क्या वो अमेरिका में बेच रही है? उसे परमिशन नहीं देंगे वहां पर वो लोग, वहां से फैलने नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि कैंपा में इतनी ताकत अमेरिका तक पहुंच सके? ताकत है अब तो, क्योंकि रिलायंस का पार्ट है और जियो का पार्ट है। तो क्या अंबानी पे इतना पैसा नहीं है कि अमेरिका तक अपने बिजनेस को विस्तार कर दे? कर सकता है, पर वहां इतने आसानी से परमिशन नहीं मिलेगी जितने आसानी से हमारे देश की सरकार उन्हें परमिशन दे देती है। तो इसका असली फायदा किसे मिल रहा है? डेवलपिंग नेशंस को या डेवलप्ड नेशन को? डेवलप्ड नेशन को। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन कंप्रोमाइज विद द वेलफेयर एंड आइडेंटिफाई ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्री। अब ऐसे समझो, विदेशी कंपनियां जो भी भारत में आ रही हैं वो प्रॉफिट कमाने आ रही है ना, वो उस माल को बनाएंगी जिसमें उन्हें प्रॉफिट ज्यादा होगा, जैसे सिगरेट, शराब, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी चीजें। क्या उससे लोगों का कुछ भला हो रहा है? नहीं, वो ऐसी चीजें बहुत कम बनाएंगे जिससे लोगों का भला हो। इसके पीछे लोग भी कारण है, ऐसी चीजें हम खुद ही खरीदना कम पसंद करते हैं, है ना भाई। फिर मार्केट ड्राइविंग ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो बहुत डिस्पैरिटीज लाता है, यानी अमीरों को अमीर, गरीबों को गरीब बनाता है। और कई बार क्या होता है, इस ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा था, इस ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा था कि अंग्रेज हम पर कब्जा कर गए। इतने ज्यादा वो हावी हो गए थे एज ए बिजनेस कि भारत उनका विरोध नहीं कर पाया और उनका गुलाम बना। तो कई बार एमएनसी को एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन मिल जाती है। अगर कोई छोटा कमजोर देश है, वहां कोई एमएनसी बड़ी कंपनी पहुंच जाए तो वो वहां की राजनीति को भी इंटरफेयर करने लगती है बेटा, ठीक है। एमएनसी को क्या मिल जाती है? गेन स्ट्रांग पोजीशन इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू विच डोमेस्टिक कंपनी आर फोर्स टू फेस कॉम्पिटिशन। ये इसके नुकसान। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अब आता हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, 100% उम्मीद करता हूं ये पेपर में आएगा। आउटसोर्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के बहुत 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 चांस है इसके। अब आउटसोर्सिंग का मतलब आप में से कितने लोग समझते हैं, ये बताओ मुझे। हाँ जी, अभी पिछले महीने 2 महीने पहले शादियों का मौसम था, गए थे 2-4 शादी वादियों में है? तो जैसे एक तो एग्जांपल देता हूं, वेदांता या भैया तुम्हारा रेड चिली, वेस्ट व्यू, मतलब ये कुछ एग्जांपल दिए। जनरली यहां पर होता क्या है, ट्रिनिटी प्लेट सिस्टम होता है। आप 3,000 रुपए प्लेट दो, भैया 500-600 आपके जितने भी गेस्ट है उनकी लिस्ट दो, वो बता दो, वो सारी तैयारी खुद करके देते हैं, फूलों की सज्जा से लेकर डेकोरेशन तक, ठीक है। अगर आपके वहां पे लिकर का इंतजाम करना है तो उस इंतजाम के से लेकर के खाने पीने तक की सुविधा, घोड़ा बग्गी और डीजे बीजे सब उनका होता है, चेयर टेबल सब ऐसी होता है ना क्रॉकरी। एक बात पूछूं मैं, लेट्स से मैं एक मैरिज ब्यूरो या मैं एक मैरिज होम हूं, तो मेरे पास देव भाई साहब आए, अब बोले जी मेरे बड़े भाई की जो है ना 25वीं शादी की सालगिरह है, हम फंक्शन करना चाहते हैं 500 लोगों का, पर प्लेट बताओ। मैंने बोल दिया जी 2,000 रुपए पर प्लेट और ये मिलेगा। अब क्या मैं अकेला खाना बनाना भी जानता हूँ, फूलों की साज सज्जा भी जानता हूँ, इलेक्ट्रिक साज सज्जा भी जानता हूँ, घोड़ा बग्गी भी मैं ही चलाना जानता हूँ, ठीक है,
और बार टेंडर भी मैं ही हूं, और क्या नाम, मैं हलवाई भी मैं हूं, सब कुछ मैं कर लेता हूं ना खुद ही। फिर मैंने सारी सुविधाएं कैसे दूंगा? मैं जो इनसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं उसमें आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। अब जैसे युवराज हलवाई है, तो इससे मैंने कॉन्टैक्ट कर लिया खाने का, 500 लोगों का खाना बनेगा, क्या क्या बनाएगा ये बना के दिया। ठीक है भैया। हमारे मधु भाई साहब का फूलों का काम है, तो इनसे फूलों की डेकोरेशन का सारा। ठीक। अब किसी का इलेक्ट्रिसिटी का काम है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनका ठेका उसे दे दिया। तो इन शॉर्ट एक मेन कॉन्ट्रैक्ट को मैंने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट में करवाकर फिर मैंने इनको सुविधा दी। ये आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग में होता क्या है कि हमारा किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट है, हमें कोई काम करके देना है, तो वो काम हम खुद ना करके हमारे व्यापार किसी से करवाकर आगे दे देते हैं। सही है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा है कि भाई मैथ्स मेरे यहां पढ़ाई जाएगी, फीस तो मैं ले रहा हूं मैथ्स की, क्यों विवेक जी? पर क्या मैं पढ़ा रहा हूं? ये मैंने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसे? मिकलानी सर के लिए। तो दिस वन इज आउटसोर्सिंग। पर यहां पर ये लोग आउटसोर्सिंग में क्या कहना चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां अपना काम खुद ना करके भारत, चाइना ऐसे देशों से करवाती हैं और फिर आगे उस चीज को एक्सपोर्ट कर देती हैं। इन्होंने यहां पर आउटसोर्सिंग इस काम के लिए बोला। आप लोगों के पास टेलीफोन आते हैं, भाई साहब लोन ले लो, वो ले लो, हम इस बैंक से बोल रहे हैं, इस बैंक से। वो बैंक से बोलते हैं क्या? बैंक में कर्मचारी फोन करने के लिए बैठाए जाते हैं? अरे भैया वो कॉल सेंटर होते हैं जो बैंक के बिहाफ पर आपको कॉल कर रहे हैं कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ये भी एक एग्जांपल है आउटसोर्सिंग। भारत में आज के समय में बहुत सारे कॉल सेंटर है ना, तो ये किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? ये विदेशी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, ये आउटसोर्सिंग कर रहे हैं उनको। ठीक है, मतलब विदेशी कंपनी है ना, आउटसोर्सिंग कर रही है। तो आउटसोर्सिंग रेफर टू हायरिंग बिजनेस सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्री। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन में पढ़ रहे हैं, इसलिए अदर कंट्रीज की बात दी है। विच वर प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री। ठीक है। आउटसोर्सिंग क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है किसका? ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का। आउटसोर्सिंग इज एमर्जिंग एज ए मेजर एक्टिविटी इन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। कोई डाउट है इसमें? इसके आगे, विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लिंक द टेस्ट वॉइस एंड विजुअल डाटा इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज सर्विस आर डिजिटलाइज। मतलब इनकी वजह से आउटसोर्सिंग और ज्यादा आसान हो गई है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी आउटसोर्सिंग के अंदर से, कि रिसेंटली कुछ सालों में इंडिया आउटसोर्सिंग के लिए एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका है। वाई? क्यों? क्या आपको लगता है ऐसा है? हम गाजियाबाद में रहते हैं इसलिए हमें नहीं पता। पुणे, बैंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, जहां एमएनसीज बहुत है, अगर हम वहां होते ना तो हमें पता लगता। हाँ, ऐसा क्यों है कि विदेशी लोग भारत से बहुत सारे काम कराते हैं? अब देखो मैं आपको बताता हूं, चाइना हमसे ज्यादा डेवलप है, चाइना पे हमसे ज्यादा आउटसोर्सिंग है। पर ध्यान रखना, चाइना को जो आउटसोर्सिंग मिलती है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिलती है, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग हमसे बेहतर है, उनकी सर्विस हमसे बेकार मानी जाती है। कभी सुना है चाइना के डॉक्टर बहुत टैलेंटेड होते हैं? सच बताना, जितने कॉम्प्लिकेटेड केस विदेशों में जाके कराए जाते हैं, भारतीय डॉक्टर बुलाए जाते हैं ना। सर्विस सेक्टर भारत का बहुत स्ट्रांग है। तो सर्विस के लिए जब आउटसोर्सिंग होती है तो भारत को एक बहुत वैल्यू दी जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। उसके पीछे रीजन क्या है? पहला रीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर। इंडिया में स्किल मैन पावर है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया पे जो एमएनसी है वो क्या करती है? फेथ करती है। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी एमएनसीज को बहुत सही के क्या देती है? ऑफर देती है, छूट देती है, टैक्स में कंसेशन देती है। अब आप कहेंगे ये तो विदेशी कंपनियों की गुलाम बंदी है। भैया वो इसलिए देती है कि वो लोग भारत के लोगों को रोजगार दें। भारत क्या चाहती है सरकार की? हमें रोजगार मिले, है ना। फिर कंपैरेटिवली भारत के लोग कम वेज रेट पे अवेलेबल होते हैं एज कंपैरिजन टू देयर ओन कंट्री, है ना। आपने सुना होगा बीच में ट्रंप ने बड़ी चिंता जताई थी कि भारत के लोग अमेरिका में जाकर अमेरिका के लोगों की नौकरी छीन के बैठे हैं।
अब अमेरिका की कंपनियां पागल है कि जो भारत के लोगों को नौकरी दे रही है? सीधी सी बात है, वो तो प्राइवेट सेक्टर है, वो तो देंगी, जो सस्ते में उनके पास आएगा, अवेलेबल होगा, उस सोर्स से काम कराएंगे वो तो, है ना बेटा। इसके अलावा ये सब जानते हैं कि भारत की आईटी सेक्टर एक बहुत ही मैसिव ग्रोथ लिया उसने कई सालों में, कुछ सालों में। अब एक क्वेश्चन और बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन की वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ट्रंप इस समय मौजूद है। ट्रंप क्या चाहते हैं कि अमेरिका में जो लोग भारतीय नौकरी कर रहे हैं उन्हें अमेरिका से निकाल कर भारत फेंकने, चाहते हैं नहीं चाहते वो? क्या वो गलत चाहते हैं? देखा जाए तो वो तो अपने देश का भला सोच रहे हैं कि उनके देश के लोगों को रोजगार मिले, और हमारे हिसाब से सोचा जाए तो वो बहुत नीच आदमी है कि भाई हमारे लोगों की नौकरी छीन रहा है। भैया ये तो सबका अपना अपना व्यू है, आप उसकी तरफ से खड़े होगे तो आपको वो सही लगेगा, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो क्यों चाहते हैं कि भारत के लोगों को काम ना दे करके अमेरिका की कंपनियां अमेरिका के लोगों को काम दे। जाहिर सी बात है यार, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा तो वहां के लोगों का जीवन स्तर बदलेगा। अब वो प्रधानमंत्री भारत का नहीं है या प्रेसिडेंट भारत का नहीं है, वो तो अमेरिका का है ना, तो वो वहीं की सोचेगा। आउटसोर्सिंग लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फंड। अब भारत अब कभी भी नहीं चाहेगा अमेरिका की भारत में डॉलर इकट्ठे हो, डॉलर बढ़ेंगे तो डॉलर का रेट गिरेगा, और डॉलर का रेट गिरेगा तो भैया उनकी पार्टी क्या होगी, मतलब उनका देश कमजोर होगा इनके आगे, ऐसे ही है ना। दूसरा, आउटसोर्सिंग रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड क्रिएशन जॉब इनसिक्योरिटी इन डेवलप कंट्रीज। वहां के लोगों की जॉब कम हो जाएंगी, उन लोगों को जॉब मिलने में दिक्कत आने लगेगी। तो ये दो क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस साल के बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन। कोई समस्या है तो बोलिए। अब आगे बढ़ते हैं तो WTO देखो, यहां से मेनली दो क्वेश्चन बनने के उम्मीद है, बाकी कुछ नहीं, और एक एमसीक्यू। एमसीक्यू मैंने अंडरलाइन कर रखी है। WTO का पुराना नाम क्या था? गेट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1948 में। कहां गया पेन? और उस वक्त इसके 23 देश सदस्य थे। अब गेट का सक्सेसर कौन बन के आया WTO? कब? 1995 में, ठीक है। और अब इसमें से जो दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, मेजर फंक्शंस क्या क्या हैं WTO के, एक तो वो, और दूसरा क्या इंडिया को WTO का मेंबर होना चाहिए या नहीं। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, WTO का मेन फंक्शन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, मेरा देव के साथ कोई ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट होता है और देव या मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में बेईमानी करते हैं, तो क्या हम कोर्ट चले जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कहां की? भारत की। पर अब अगर मेरा अमेरिका की किसी कंपनी से, अमेरिका की कंपनी का भारत की कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें बेईमानी होने लगे, तो फिर हम कहां पे जाएं भैया न्याय के लिए? क्या भारत सरकार की कोर्ट काम आएगी वहां? अमेरिका की कोर्ट काम आएगी वहां? फिर कहां जाए? तो WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए जरूरी है कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जब इंटरनेशनल ट्रेड हो, तो उन डिस्प्यूट्स को कम करा जा सके, कंट्रोल करा जा सके। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प प्रोवाइड करी जाए जिससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े, ठीक है। रूल बेस्ड रेजिम बनाना, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल बनाए जाए जिससे दोनों कंपनियों को, दोनों कंट्रियों को कोई दिक्कत ना हो, उन्हें पता हो हमें क्या करना है क्या नहीं। प्रोडक्शन और ट्रेड बढ़े, वर्ल्ड के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज हो, और ट्रेड एनवायरनमेंट सेफ बना रहे, ये उसके मेन फंक्शन है। क्या भारत को इंडिया का WTO का मेंबर होना चाहिए आपके हिसाब से? अब देखो, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, कुछ समय पहले, कि जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सब बेईमान होती हैं, ये सब कुछ बड़े देशों के चमचे की तरह काम करती हैं। जैसे WHO
चाइना के चमचे के रूप में काम करता था, यानी कि हर संभव कोशिश थी जो भी फायदा मिले वो चाइना को मिले। ऐसी अधिकतर जो है ना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ये भैया अमेरिका के चमचे हैं, इनका मेन मोटिव क्या है, दिखावा करते हैं कि हमारे लिए सब बराबर है, पर ये बेसिकली पीछे से किसके एजेंट के रूप में काम करते हैं, अमेरिका के। ये क्या चाहते हैं, सारे फायदे किसे मिले, अमेरिका को। तो यही इसका वो है आंसर भैया। मेरे हिसाब से तो हमें इनके मेंबर होने का कुछ फायदा मिलता नहीं है। अब एक बात बताओ, ट्रंप ने इतने सारे अजीबोगरीब टैरिफ लगाए कुछ चुनिंदा देशों पे, या डब्ल्यूटीओ कहां इसका सीमा धारा है, कहां है डब्ल्यूटीओ, इसका बयान तक आया, बोला तक भी। अब ये भौंकेगा नहीं क्योंकि अमेरिका के कुत्ते ही है, तो ये अमेरिका के कहना मानते हैं, कि अमेरिका के, और भारत ये काम अमेरिका के अगेंस्ट करता, तो आप देखो भारत के ऊपर कैसे हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, हम जुर्माना लगा देंगे, हम बैन लगा देंगे, ये बयान आने शुरू हो जाते। बोला ये अब नहीं, तो ये इसका सीधा आंसर है भैया, हमें नहीं होना चाहिए मेंबर। क्यों? जो मेजर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है ना, इंटरनेशनल ट्रेड, वो डेवलप नेशन खुद करते हैं। और दूसरा, डेवलपिंग कंट्री को हमेशा चीट किया जाता है, उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो तो अपने दरवाजे खोल दें, अमेरिका का माल अपने देश में बिकने दें, पर अमेरिका वाले हमारे देश का माल अपने देश में नहीं बिकने देंगे, वो दरवाजा नहीं खोलेंगे, नहीं उनको ऐसा करने के लिए बोलेंगे। सही है? तो आंसर है नो, नहीं होना चाहिए। कोई डाउट इसमें? कुछ टर्म्स हैं। बाइलैटरल ट्रेड का मतलब दो देशों के बीच में होने वाला ट्रेड। मल्टीलैटरल ट्रेड मतलब दो से ज्यादा देशों के बीच में होने वाला ट्रेड। टैरिफ बैरियर मतलब माल आने पे वैसे रोक नहीं लगाई पर टैक्स बढ़ा दें जिससे माल कम इंपोर्ट हो। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब कोटा वगैरह सेट कर दें कि भैया एक इंपोर्टर इससे ज्यादा माल इंपोर्ट कर नहीं सकता। ये क्या हो गया? नॉन टैरिफ बैरियर। अब आते हैं एंड पे चैप्टर के। हाँ जी, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म के फायदे हुए? हुए तो होंगे कुछ तो। सबसे पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ गई। पर मैं आपको एक बात बताऊं, सोचने की बात है, सोचने की बात है। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब लाए थे हम? 1991। और ये डाटा कब का दे रहे हैं ग्रोथ का? तो इस बीच क्या घंटे बजे थे, क्या फायदा हुआ था? ये साले इकोनॉमिक रिफॉर्म भी काम के थे, केवल ऑन पेपर थे। इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने डेवलप किया नहीं, पावर सेक्टर में डेवलपमेंट किया नहीं, ठीक है, सड़कें बनाई नहीं, बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छे बनाए नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर बहुत अच्छा बनाया नहीं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत अच्छा था नहीं, तो काहे बात का रिफॉर्म का फायदा मिल सकता था? इसलिए उस समय बताने के लिए नहीं था। तो कब का डाटा बताना पड़ रहा है इन्हें? 17-18 का, 28 साल बाद का डाटा बता रहे हैं। इनफ्लो ऑफ फॉरेन ट्रेड, सेम फॉरेन ट्रेड आया, पर ये कितना था? $100 मिलियन था 90-91 में, और 30 बिलियन है 17-18 में। और अब का अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। तो डाटा इनके पास बीच में बताने के लिए है ही नहीं, क्योंकि कुछ नहीं हुआ था, बस कागजों पर योजनाएं बनी थी। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पहले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था $6 बिलियन और अब है 413 बिलियन 18-19। कब का डाटा दे रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं आप? ये बीच के सारे साल खा गए। मनमोहन सिंह जी दोबारा पीएम बने थे 2001 में या 4 में बने थे, शायद 14 तक रहे थे। उसका डाटा क्यों नहीं दे रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के फायदे उन्होंने पहुंचाए तो क्या हुए? भाई क्रेडिट हम उनको देते हैं ना इकोनॉमिक रिफॉर्म का, तो वो डाटा ही नहीं है। होगा कहां से? कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो वो करा जाए। राइज इन एक्सपोर्ट, अच्छा आपको लगता है भारत का कुछ एक्सपोर्ट बढ़ा है? भाई बहुत बड़ा है। सबसे मेन मेट्रो कोचेस, मेट्रो इंजन, भारत दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इस चीज का इस्तेमाल। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो भारत पहले एक्सपोर्ट नहीं करता था। चाय की पत्ती, आम, फल, सब्जी तो वो पहले भी करता था, उसकी बात नहीं कर रही। जो और चीजें, ऑटो स्पेयर पार्ट्स। एक मजेदार बात सुनो, सुजुकी कहां की कंपनी है? जापान की। और आपको मालूम है सुजुकी का भारत के साथ क्या टाइप है? वो जितनी भी कार बना रही है वो सब इंडिया में बनाती है और इंडिया से वो एक्सपोर्ट होती है, जापान में नहीं बनाती हो।
तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आईटी सॉफ्टवेयर, ये सब भारत में एक्सपोर्ट बढ़ी है। और फार्मास्यूटिकल गुड्स तो बहुत ही ज्यादा, और कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा, क्योंकि कोविड में भारत ने अकेले ने मदद की थी। अब लोगों को भारत की दवाइयों पर ज्यादा विश्वास है। चाइना की वैक्सीन फेल हो गई थी कोविड की, रशिया की स्पुतनिक भी फेल हो गई थी, भारत की फेल हुई थी नहीं, नहीं। तो विश्वास बढ़ गया, उल्टा एक्सपोर्ट बढ़ गई है इसलिए। अब इन्फ्लेशन पे कंट्रोल, हाँ जी, सो कोड द ग्रेटेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के समय इन्फ्लेशन रेट था कितना, 17%। और अभी भी डाटा दिया 15-16 का। 25 साल बाद कहा, हमें बीच के 25 साल का डाटा कहां है, ये समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं दे रहे उसे? क्या वो देने लायक नहीं था क्या? प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म, एक ही क्रिटिसिज्म याद करनी है बस आपको, केवल एक, निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इस पूरे चैप्टर में हम बार बार इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं, एमएनसी। एक बार भी इस चैप्टर में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की? तो जब नए इकोनॉमिक रिफॉर्म आए तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बेटा पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया गया। यानी जिस सेक्टर में देश की 80% आबादी थी, उसके लिए बिल्कुल आंखें बंद कर ली गई, उसके लिए आंखें मूंद ली गई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज निग्लेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सरकार पैसा इन्वेस्ट करती थी, वो इन्वेस्टमेंट सरकार ने कम कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उसे इंडस्ट्रीज में पैसा लगाना था। सब्सिडी खत्म कर दी है, बहुत कम कर दी किसानों की। इंपोर्ट ड्यूटी और लिबरलाइजेशन से किसानों को बहुत नुकसान हुआ। क्यों? जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट होने लगे सस्ते में, तो यहां के किसानों के महंगे प्रोडक्ट बिकने कम हो गए, या उन्हें भी सस्ते में बेचने पड़े। एक्सपोर्ट की वजह से किसान वापस कैश क्रॉप की तरफ भागे, जिससे फूड ग्रेन की वापस क्या आने लगी, शॉर्टेज। तो ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसिज्म। यही आपको याद करना है और कुछ याद नहीं करना, क्रिटिसिज्म में, ठीक है। और बाकी तो हम खुद ही लिख देंगे। लोअर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जितना भयंकर तरीके से एलपीजी पढ़ाया, उसे देख के तो लग रहा था कि भारत पता नहीं क्या ही कर जाएगा। और भैया इंपोर्ट गुड सस्ते रहे तो भारत के गुड्स कहां से आगे बढ़े, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर दिया नहीं, तुम वैसे ही कह रहे हो हमने इंडस्ट्री लगा देंगे। अरे जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दोगे तो इंडस्ट्री का क्या करेंगे लोग? जब बिजली नहीं होगी तो चलेंगी कैसे वो इंडस्ट्रीज? सोचो ना। नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया डेवलप नेशन ने। हमारे देश के माल वहां पे एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाता था, क्योंकि वो हम पे बैरियर लगा देते थे। और हम पागलों की तरह रस्ते दरवाजे खोल के बैठे, आओ जी आओ, हमारे देश धर्मशाला है, आके अपना माल सब यहां बेच जाओ। पर हमारा माल बिकने की बात आई तो हमें भगा दिया जाता था। अब अगला नंबर आता है डीमोनेटाइजेशन। केवल 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 वन मार्कर क्वेश्चन के लिए पढ़ना है और कुछ नहीं करना इसके अंदर, ये किसी और काम का है भी नहीं। 2016 आपकी उम्र होगी 6 साल के आसपास, 6-7 साल, जब नोटबंदी हुई थी। तो तुम्हें इतनी अकल थी क्या हुआ ये नोटबंदी का मतलब? कुछ नहीं पता था लोगों को। और 10 साल बाद धुरंधर मूवी आके बताती है नोटबंदी क्यों करी गई थी। हालांकि ये बात हमें उस समय भी कई लोगों को पता थी, ये बताई जाती थी, पर लोग जो है ना सोचते थे ऐसी फैलाई जा रही है। अब वो नकली करेंसी की वजह से जो पाकिस्तान से बहुत बल्क में कई लाख करोड़ के नकली करेंसी भारत में थी, यानी इतनी पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है कि हर चीज के रेट एग्जैक्ट डबल एक साल के अंदर होते। पर सरकार इंटरनेशनली उस बात को नहीं कह सकती कि धुरंधर हमने सच में भेजा है, ये मूवी है, तो वो बात को नहीं कहेंगे। इसमें लाइन क्या क्या याद रखो। एक तो वन मार्कर के लिए कब आई थी नोटबंदी? 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे। भाई और बहनों, आज के बाद ये 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट कागज का टुकड़ा है, किसी काम के नहीं है। मेरी बहन का फोन आया था मेरे पे, भैया 500 के नोट बंद हो रहे हैं। मैंने कहा पागल हो गई, बेकार की बेवकूफी। उसी दिन तो फीस का समय होता है, उस समय तो फीस आती है, तो कह रही है बंद। भैया न्यूज देखा तो, पर फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा थोड़े से दिन की दिक्कत ही तो है, जाके बैंक में जमा करो तो दिक्कत क्या है। भाई रिटर्न आप अगर भर रहे हो
तो 2.5 लाख की कैपिंग तब कोई ना, 2.5 लाख की कैपिंग किसके लिए दी? जो रिटर्न नहीं भरते थे। 500 और 1000 के नोट क्या कर दिए गए थे? बंद। वो लीगल टेंडर बनी नहीं रहे थे, केवल कुछ कामों में उनका इस्तेमाल हो सकता था, जैसे हॉस्पिटल में भैया इलाज चल रहा है, चलेंगे। आपको रेलवे से यात्रा करनी है, चलेंगे। ठीक है, तो हर जगह पे वो एप्लीकेबल नहीं है। पेट्रोल पंप पे वो चलेंगे, बाकी जगहों पे वो क्या है? नॉन लीगल टेंडर मनी है। और एक लाइन और इसमें क्या याद रखनी है? डिमोनेटाइजेशन को हम क्या देखते हैं? एज ए टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर देखते हैं। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन क्या था? सरकार का मैसेज था क्या? कि टैक्स चोरी अब सरकार और बर्दाश्त नहीं करेगी। डिमोनेटाइजेशन का एक मोटिव और क्या था? कैशलेस इकोनॉमी बनाना। आप यकीन मानना, 2016 आप लोग तो 6 साल के बच्चे थे, आपको कुछ नहीं पता। 2-4 रुपए पापा ने दिए, ठीक है, टॉफी ले आए। उस समय पे भैया फोन पे पेटीएम को कोई ना पूछता था, और आज के समय में अधिकतर ट्रांजैक्शन फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इनसे होती है ना। जीएसटी में से भी हमें केवल वन मार्कर पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स वैसे इस चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, सही कर रहे हैं। ये चैप्टर हम कौन से साल के हिसाब से पढ़ रहे हैं बताना? 1991। और जीएसटी आई कब थी? 17 में। कब आई थी? कब पास हुई थी? 29 मार्च 17 में। तो यार क्या मतलब है जीएसटी का? इससे पर लिखा है, ठीक है, वन मार्कर के लिए पढ़ लो। जीएसटी एक्ट पास हुआ था 29 मार्च 17 में और एग्जिस्टेंस में आया था 1 जुलाई 17 में। जीएसटी के पीछे मोटिव क्या था? वन नेशन वन टैक्स। पहले देखो क्या होता था, मैं आपको बताता हूं बेटा। बिफोर जीएसटी गाजियाबाद में अगर आप बर्गर खा रहे हैं, मैकडी का एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वह है 53 रुपए का। वही बर्गर अगर आप दिल्ली खा रहे हैं तो वो बर्गर है 42 रुपए का। गोवा खा रहे हैं 40 रुपए का। ठीक है, अगर आप खा रहे हैं हरियाणा में तो वो बर्गर 70 रुपए का। हर जगह अलग अलग रेट। ऐसा क्यों? हर जगह क्योंकि जो सेल्स टैक्स था या सर्विस टैक्स था वो अलग था, और पहले सेल टैक्स और सर्विस टैक्स पूरी तरह स्टेट के ऊपर था कि वो कितना तय करें। आज भी एक चीज का एग्जांपल देता हूं, शराब के रेट हर स्टेट में अलग होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि शराब पे जीएसटी नहीं लगती, शराब पे लगता है वैट, और वैट कौन? स्टेट तय करती है, गवर्नमेंट नहीं। पेट्रोलियम के रेट हर स्टेट में अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम पे भी वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगती। जिस चीज पे जीएसटी लगेगी उसके रेट अब आपको सेम मिलेंगे हर राज्य में। कारण क्योंकि सेम टैक्स रेट होगा, और इसे डिसाइड कौन कर रहा होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन डिसाइड कर रहा होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सही है। पहले हर राज्य में गाड़ी के रेट में बहुत डिफरेंस होता था। आप यकीन मानो, एक 20 लाख की गाड़ी आप यूपी में खरीद लो, 20 लाख की पड़ रही है, वही गाड़ी आप उत्तराखंड से खरीद लो, 16.5 लाख की, 16 लाख की पड़ रही है। इतना फर्क होता था। अब भी फर्क है, पर अब 40-50 हजार का है, क्योंकि रोड टैक्स का फर्क है। क्यों होता था? पहले वैट लगता था, अब क्या लगती है? जीएसटी। सब राज्यों में क्या है वो? एक। हर राज्य में एक शोरूम प्राइस क्या होगा? सेम। हर राज्य में जीएसटी क्या है? सेम। तो रेट सेम है, बस आरटीओ का जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है रेट का, उसकी वजह से रेट में हल्का फुल्का डिफरेंस है, ज्यादा। सही है। तो जीएसटी वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी ने 17 इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किया था और 23 सेस को। अब देखो मैं आपको बताता हूं मजेदार बात। भैया मैं पॉलिटिक्स नहीं पढ़ रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। जब भी कोई नई चीज आती है उसका विरोध भी होता है, उसका फेवर भी होता है। भाई भारत सरकार ने कहा कि जीएसटी आम आदमी के भले के लिए है, और विरोधियों ने कहा कि आम आदमी को लूटने के लिए। फिर विरोधियों ने एक एग्जांपल दिया कि पहले सेल टैक्स लगता था 7% या 10%, जीएसटी कर दिया इन्होंने 8% फालतू टैक्स लगेगा, और जो लोग कम पढ़े लिखे थे वो उनके बहकावे में आने लगे। क्या ऐसा सच है? फर्स्ट इंस्टेंट में ये सच दिखता है, पर जब हम अंदर की तरफ जाते हैं ना तो ये झूठ है। पहले एक ही गुड्स पे 8-10 तरीके के टैक्स लग सकते थे। टोटल मिलाकर 17 तरीके के डायरेक्ट टैक्स थे, जिसमें से एक गुड्स पे कई बार 5, कई बार 6, कई बार 8, कई बार 10 टैक्स लग रहे हैं, और 23 सेस थे।
उनमें से कभी 4 सेस लग रहे, कभी 5 एक ही गुड्स पे। तो जिस गुड्स पर 10% सेल टैक्स नजर आ रहा है, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स जो देखोगे ना वो 40% भी पहुंचता था, और अब जीएसटी में वो केवल कितना पहुंच रहा था, 18। तो जीएसटी ने 17 टैक्स की जगह एक सिंगल टैक्स था, इसलिए वो 18 दिख रहा है, और सेल टैक्स 17 में से केवल एक था, बाकी 16 और लगने थे। तो जीएसटी से बेटा लोगों का जो नेसेसरी थिंग्स है उसका फायदा हुआ। एग्जांपल देता हूं, पहले मैं लेट्स से काजर के किसी रेस्टोरेंट में डोसा खाने गया, 100 रुपए का डोसा था, तो बिल आता था 123 रुपए, 23% टैक्स, वेट प्लस सर्विस टैक्स दोनों जुड़ गए। अब सरकार ने 5% फिक्स कर दिया जीएसटी, तो अब बिल कितना आना चाहिए, 105। पर आप लोग कहेंगे यार भैया डोसा तो अभी 123 का दे रहे हैं, यार यहाँ पे व्यापारी बेईमानी कर गया ना, उसने अपने डोसे का बेस प्राइस बढ़ा दिया, जो फायदा तुम्हें मिलना था वो तुम्हें नहीं मिला, पर सरकार की तरफ से आपको कम से कम 17-18 रुपए की बचत थी। एग्जांपल देता हूं, जीएसटी में गाड़ियों की 4 मीटर सब मीटर के अगर कंपनी बेस प्राइस नहीं बढ़ा रही तो आपको 1-1 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, नहीं हुआ, हुआ ना, कीमत गिरी। जीएसटी एक स्टेज टेस्ट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, बस इतना याद रखो, कुछ याद नहीं रखना। और ये सब किसी काम का नहीं। अब की फीचर ऑफ जीएसटी में कर लो, आपको मालूम है कितने शर्म की बात होगी, 2017 से पहले जितने भी भारत के कानून बनते थे, हर कानून के आखिर में एक लाइन लिखी होती थी, सुनना जरा ढंग से, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ओवर इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारत सरकार की इतनी औकात नहीं थी कि वो भारत का कानून जम्मू और कश्मीर में लागू कर सके, यानी उन आतंकवादियों से, टुच्चे मुच्चे नेताओं से इतना डरती थे भारत सरकार। ये पहला टैक्स था जो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल था, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसीलिए इस लाइन के ऊपर एमसीक्यू बन जाता है। ये पहला ऐसा एक्ट बना, उससे पहले भारत का कोई कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, उनका झंडा भी अलग होता था, पता है आपको ये बात। और भारत के देखो भारत सरकार की क्या बेवकूफ नियम थे, जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत का नागरिक माना जाएगा, भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं माना जा सकता। क्या नियम थे पता नहीं, क्यों इतना डरते थे पता नहीं। ये गुड्स और सर्विस पे टैक्स लगता है, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि डेस्टिनेशन पर है। अब ऐसे मानो गाजियाबाद से माल देख रहा हूं दिल्ली, तो जीएसटी का टैक्स दिल्ली सरकार को मिलेगा, भारत सरकार, गाजियाबाद सरकार को, ये यूपी गवर्नमेंट को। दिल्ली कंजम्पशन है, गुड्स यूज कर रहे हैं, कंजम्पशन, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन है, सही है। इंपोर्ट पे भी जीएसटी लगता है, और कुछ नहीं करना। एक लास्ट ये देख लो, जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर, 3, बस, बाकी सब इस चैप्टर में कुछ नहीं है, क्योंकि ये बेटा एक्चुअली में एलपीजी का पार्ट नहीं है, ये वाली 3 से, ना तो जीएसटी एलपीजी का पार्ट है, ना ही डिमोनेटाइजेशन। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकते हैं, बाकी इनका कोई रोल नहीं है। तो हमारी एलपीजी खत्म होती है, एक क्लास और दूंगा इसमें, उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके 1 मार्कर और एमसीक्यूज, ठीक है। और उसके बाद आएंगे फिर मैक्रो पे। मैक्रो पे मेरे को लिख के समझाना है सब कुछ, क्योंकि मैक्रो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो मैक्रो पे आते हैं, तो एक जना मुझे कोई पीडीएफ बना के भेज देना इसके एमसीक्यू वगैरह की, फिर मैं आप लोगों को अगली क्लास में वो करा के चैप्टर खत्म करता हूं।